जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों कल जो है हमारी मैथ की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए मैथ का एक अंतिम चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों डीआई। डीआई से दोस्तों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 110% है कि जरूर पूछा जाएगा, और ये चैप्टर दोस्तों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। डीआई का दोस्तों फुल फॉर्म होता है डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर होता है, जिसको दोस्तों बोलते हैं आंकड़ों की व्याख्या। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, और आज हम जानेंगे दोस्तों डीआई के बारे में। तो आज हम आपको डीआई चैप्टर से दोस्तों टोटल जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आज आपको 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन आज हम दोस्तों आपसे डीआई वाले इस चैप्टर में हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, और इस अंतिम चैप्टर को दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और ये आज हमारा डीआई का दोस्तों पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारी डीआई की पहली क्लास रहेगी। लगभग 3 से 4 क्लासों में हम इस डीआई चैप्टर को क्लोज कर रहे होंगे, और इसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो भाई सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे भाई, क्योंकि आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई हालांकि मैं आपसे ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूं दोस्तों, लेकिन जब आप लोग लाइक और वीडियो को शेयर करते हो ना भाई, तो लोग हमसे कहते हैं कि भाई आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि हाँ भाई, हमारे भाई लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो बस यही एक मोटिवेशन दोस्तों आप लोग हमें देते रहें। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और अपने बात करेंगे आज के सीधे टॉपिक पर। तो डीआई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी डीआई में देना चाहूँगा कि आपके डीआई में हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और डीआई के आपके टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, तो डीआई को हम बोलते हैं दोस्तों आंकड़ों की व्याख्या। तो डीआई के यदि मैं टाइप्स की बात करूँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं टोटल 4 टाइप्स लेकर आए हुए हैं। और वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला पॉइंट दिया गया दोस्तों बार ग्राफ। बार ग्राफ वाले क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, जब अभी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये बार ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हमारा डीआई का सेकंड टाइप होता है जिसको बोलते हैं दोस्तों लाइन ग्राफ बोला जाता है, जिसमें आपकी लाइनें बनी होती हैं। वो लाइन ग्राफ के कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको पता चलेगा। पाई चार्ट इसके बाद आता है दोस्तों, हमारा तीसरा टाइप होता है डीआई का पाई चार्ट जिसको बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा डीआई का चौथा टाइप आता है, वो है आपका टेबुलेशन, या दोस्तों हम इसको टेबल चार्ट सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जो आपकी टेबल बनकर आती है। ये चैप्टर दोस्तों बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। बहुत आसान क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये जो चैप्टर होता है डीआई का, ये थोड़ा सा हमारा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना ज़्यादा होता है, थोड़ा सा समझना होता है, और बाकी कैलकुलेशन होती है। तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन लेता है। आप लोगों ने इस बार यूपीपी के एग्जाम में भी देखा होगा, डीआई से काफ़ी क्वेश्चंस बने थे। तो उम्मीद है कि भाई आपके एग्जाम में डीआई का तो एक इम्पोर्टेंट रूल चलता है कि भाई एग्जाम में ये तो जरूर पूछेगा, आपका एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, डीआई से क्वेश्चन तो आना तय है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो आप लोगों के लिए 1 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चंस हैं आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। केवल एक पॉइंट आज हम कंप्लीट करेंगे, वो रहेगा दोस्तों हमारा बार ग्राफ। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, कल आपका लाइन ग्राफ, और जहाँ तक पाई चार्ट को हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बार ग्राफ। तो चलिएगा दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बार ग्राफ का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो सबसे पहले देखो, यदि आपको आता है डीआई तो आप लोग सॉल्व करना, जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में रखना, नहीं आएगा तो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि हमें चीज़ों को समझ के चलना है भाई। ठीक है, तो चलिएगा भाई पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख में, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनें अप एंड डाउन हो रही हैं ना, इसको बोलते हैं हम बार ग्राफ। क्या बोलते हैं दोस्तों, बार ग्राफ। कह रहा है कि वर्ष 2021 के दौरान एक शहर में हुई दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाया गया है। कैपिटल बी बराबर दर्शाया गया है कि दोपहिया वाहनों और बसों की दुर्घटनाओं में अंतर, और बी1 बराबर है कुल दुर्घटनाओं की संख्या, और बी1 का कितने प्रतिशत बी है, ये हमसे पूछा गया है। और इसमें लिया है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बराबर दुर्घटनाओं की संख्या, बसें और बराबर दोपहिया वाहन। तो पूछा है कि बी1 जो है वो कितने परसेंट बी का है। तो देखो बी बराबर हमें दिया गया दोपहिया वाहनों और बसों की दुर्घटनाओं में
अंतर। तो सबसे पहले तो आप देखो बी बराबर क्या है, दो पहिया वाहन। आप जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहे हैं, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है आपकी संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना भाई, थोड़ा सा बिलर हो गया है, पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना बिलर हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर एक बार है जो कर दूंगा कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है भाई। इसमें लिखा क्या है ये सारी मैं चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग लिख लेना, यहाँ पे आपका लिखा है 220, क्या लिखा है भाई 220। यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। ये लिखा है आपका 220, इसके बाद आपका ये लिखा है आपका 180, 180 फिर आपका ये लिखा है दोस्तों 200, ये आपका 200 लिखा है। और जो सबसे ऊपर बड़ी वाली रेखा यहाँ पर लिखा है आपका 330, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा है 330 और ये आपका लिखा है 70, ये क्या लिखा है आपका 70। अब ये आपका लिखा है, इसमें यहाँ पर लिखा है दोस्तों थ्री व्हीलर, ये क्या है, तीन पहिया वाहन है 220 वाला। 180 वाला पॉइंट ये हमारी बस है और 200 वाला हमारा कार है। और ये जो 330 वाली ये हमारी टू व्हीकल है, यानी कि दो पहिया वाहन है। और जो 70 वाला ये हमारा टैंकर लॉरी है, जिसको लॉरी बोलते हैं ना, टैंकर होते हैं उनको इसमें दिया गया टैंकर लॉरी। उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना मेरे भाई, आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिएगा अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पर सॉरी, क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि बी बराबर दो पहिया वाहन। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेंगे। तो पहला पॉइंट हमसे बोल रहा है कि दो पहिया वाहन और बसों की दुर्घटनाओं में अंतर। तो पहला हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, तो पहले पॉइंट का हमें आंसर जो देना है यानी कि अंतर बताना है। हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर यहाँ से हमें बताना है इनका अंतर, ठीक है। तो अंतर सबसे पहले निकालेंगे हम, रेशियो तो बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा अंतर निकालने का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा बी बराबर क्या है, दो पहिया वाहन। तो दो पहिया वाहन कितने हैं, टू व्हीकल है ना। तो टू व्हीकल की संख्या कितनी है 330। तो यहाँ पे आपको लिख लेना भाई कितना 330। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई, ये पाई चार्ट वाले बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और बसों की दुर्घटनाओं में अंतर, मैंने आपको देखो अंतर में एक चीज़ बताई थी कि अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि माइनस। भैया आपके किसी दो व्यक्तियों के बीच में जब अंतर करते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, कमी होती है। तो यानी कि अंतर यानी कि माइनस हो जाएगा, अंतर के लिए माइनस लगाएंगे। और दुर्घटनाओं में, बसों की दुर्घटनाएं में, तो बसों का कितना है भाई, तो बस देखो ये लिखा सेकंड वाले में, ये क्या लिखा है बस। तो बस कितनी है 180 है, माइनस कर देंगे इससे 180 बराबर कितना आ जाएगा भाई, इससे लेस कर देंगे तो भाई यहाँ पे जीरो का जीरो आ जाएगा। 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया 1, कितना बचेगा 150। यानी कि b बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, b बराबर आ गया है हमारा 150। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब b1 कह रहा है कि b1 बराबर कुल दुर्घटनाओं की संख्या। b1 क्या पूछ रहा है, कुल दुर्घटनाओं की संख्या। तो कुल दुर्घटनाओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे टोटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो हमारे टोटल एक्सीडेंट हुआ है उनका पूछा है कुल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है। तो b1 का मान यहाँ से हम निकालेंगे। तो b1 बराबर कुल दुर्घटनाएं कितनी है, क्योंकि हम जो ये चार्ट देख रहे हैं बार ग्राफ, ये टोटल हुई दुर्घटनाओं का ही तो बना हुआ है। तो कुल दुर्घटनाएं के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जो आपकी थ्री व्हीकल की दुर्घटना हुई है, चाहे वो बस की हो, कार की हो, या टू व्हीकल की हो, या आपके लॉरी की हो, तो हम सबको क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो थ्री व्हीलर के कितने एक्सीडेंट हुए, तो भाई इनका एक्सीडेंट हुआ है आपका 220 एक्सीडेंट हुआ है भाई, ठीक है। बस का कितना हुआ, बस का 180 एक्सीडेंट हो गए भाई बस के। कार के 200 एक्सीडेंट हो चुके हैं, सबको जोड़ दो भाई, ठीक है। टू व्हीकल के भैया आपके कितने हुए 330 एक्सीडेंट, और टैंकर लॉरी के 70 एक्सीडेंट। भाई सबको जोड़ दो, जो भी होगा वो हमारा दोस्तों एग्जैक्ट में जाके b1 का मान निकल के आ जाएगा। तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, जोड़ देंगे 0 0 0 0, तो लास्ट में आ गया आपका 0। 2 8 2 10 3 13 और 13 7 20 की 0, कैरी करेगा 2 2 1 3 2 5 3 8 8 2 कितना हो गया 10। टोटल आ गया भैया 1000। टोटल मेरे दोस्त कितना आ गया, तो आपको सर ये तो आ गया टोटल 1000। यानी कि जो कुल एक्सीडेंट हुआ है ना भाई, वो कितना हुआ है, तो आप कह सकते हो सर टोटल एक्सीडेंट 1000 एक्सीडेंट हुए टोटल। और b1 हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो b1 है हमारी कुल दुर्घटनाएं, यानी कि टोटल जो एक्सीडेंट हुए वो 1000 हुए हैं। किसमें से, यदि मैं आपसे अब पूछा क्या है b1 का कितने प्रतिशत b है, तो b1 का कितने परसेंट b है, तो भैया किसका पूछा है b1 का, किससे पूछा है b से। तो जिसका पूछा है ना b1 का
जिसका पूछा है वो लिखेंगे नीचे और जिससे पूछा है उसको लिखेंगे ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए यही तो करते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों बड़े ही आसानी से। भाई किसका पूछा है, भैया हमसे B1 का पूछा है, जिसका पूछा जाएगा उसको लिख लेंगे नीचे B1। किससे पूछा है, B से, भैया कितने परसेंट है B से, तो भैया B को लिख लेंगे ऊपर और परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे 100। भैया B का मान कितना आया था, भाई B का मान था 150 और B1 का मान कितना था 1000। B1 का मान कितना था 1000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो, बराबर कितना बचा मेरी शेयर, आपको उत्तर 15% बचा। जो 15% होगा वो जाके फाइनल में हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो वही तो लिखा है कि दुर्घटनाओं की संख्या बस और दोपहिया वाहन कितने हैं टोटल, तो B1 का कितने परसेंट भी है, तो भैया 15% है। उम्मीद करता हूँ ये आसान सा क्वेश्चन भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन क्वेश्चन बाकी बहुत ही आसान था। चलिएगा भाई आगे चलता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आपके बार ग्राफ का आपके सामने आया। भाई इस चैप्टर को भाई बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करके जाइए। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे एग्जाम में। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख में 4 अलग अलग गांव हैं। भाई देखो 4 अलग अलग गांव हैं आपके सामने, देखो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी और उसमें से पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। पुरुष हैं और महिलाएं हैं, ठीक है। और उन चारों गांवों में बच्चों की भी कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल जनसंख्या बराबर है पुरुषों की जनसंख्या प्लस महिलाओं की जनसंख्या प्लस बच्चों की जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या ऐसे तो निकालेंगे कि उसमें पुरुष भी हो जाएंगे, महिलाएं भी जुड़ जाएंगी और बच्चे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको रेड पॉइंट दिया है कि टोटल पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या वो रेड वाली है, जो हमारे काले वाले पॉइंट है वो आपकी नंबर ऑफ मेल्स यानी कि पुरुषों की संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ समझने के लिए। ये आपकी टोटल पॉपुलेशन होगी P का मान, और ये जो होगा हमारा जो ब्लैक डॉटेड है ये हमारी मेल्स हो गए, और ये जो हमारा वाइट वाला है ये आपके फीमेल्स हो गए, ठीक है। ये फीमेल हो गए, ठीक है। यहाँ से आपको बताना है, ठीक। अब देखो हमसे क्या पूछा है, और यहाँ पर देखो दिया कि कुल जनसंख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और व्यक्तियों की संख्या और गांव, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो हमसे पूछा कि चारों गांवों में जो बच्चों की जनसंख्या है वो कितनी है। 4 गांव हैं तो सबसे पहले पहले गांव का निकालो, फिर दूसरे गांव में कितने बच्चे हैं, तीसरे गांव में कितने बच्चे हैं, चौथे गांव में कितने बच्चे हैं। तो जो चारों गांव में से हमें जो भी बच्चे हमें कलेक्ट करेंगे उनको जोड़ देंगे तो हमारे कुल बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि पहले गाँव को पकड़ो। तो भैया पहले गाँव को पकड़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये रहा हमारा पहला गांव। तो पहला गांव कौन सा है, ए। तो भैया ए है तो इसको ए ही मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो भैया पहला गांव कौन सा है, हमारा ए है। ए गांव को हमने पकड़ा तो उसमें मैंने देखा कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे मान लिया कि आप किसी गांव में सर्वे के लिए गए, भाई बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको आसानी से चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक चीज़ों को समझते रहें बस। तो भाई किसी आप गांव में सर्वे के लिए गए, आपने वहाँ की पॉपुलेशन देखी, जनसंख्या कितनी है इस गांव में। तो जब आप पहले गांव में गए तो आपने देखा कि सर वहाँ की जो जनसंख्या है ना वो 1500 है। देखो क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी आपको, ठीक है भाई। तो 1500 है जनसंख्या। फिर आपने पूछा अच्छा भैया 1500 जनसंख्या है, आप हमें ये बताइए कि इसमें से कितने पुरुष हैं और कितने इसमें से महिलाएं हैं। तो पुरुष और महिलाएं आप निकालेंगे। तो भैया देखो पुरुष कितने दिए गए 820 है, महिलाएं आपकी 100 दी गई हैं, सॉरी 400 दी गई। यहाँ पे 400 लिखा है, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लेना मेरा दोस्त, ठीक है। बाकी आपको PDF में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। महिलाएं कितनी है भाई 820, और मैंने आपसे पूछा कि पुरुष कितने, आप कहोगे सर 400 है। तो भाई यदि मैं आपसे पूछूं उसमें से बच्चे कितने हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि उसमें से बच्चे कितने, तो आप क्या करोगे, जो टोटल जनसंख्या उसमें से हम पुरुषों को और महिलाओं को जोड़कर उस टोटल जनसंख्या से घटा देंगे तो हमारे बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो आप क्या कहोगे सर, आप हमसे ये कहोगे तो अच्छा ये बताओ महिलाएं कितनी है टोटल, आप कहोगे सर महिलाएं हैं टोटल 820, और जो आपकी महिलाएं हैं, सॉरी पुरुष हैं आपके 820, महिलाएं हैं आपकी 400। तो आपके टोटल कितने हो गए भाई, आप कहोगे सर 800 तो पुरुष हो गए 820 और 400 महिलाएं, तो 8 4 1220। तो 1220 क्या है, ये तो हो गए हमारे क्या टोटल पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या। लेकिन जो टोटल आबादी है हमारी वो है 1500 की जनसंख्या है। अब उस 1500 की जनसंख्या में से ये 1240 हमारे माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो पुरुष और महिला है। तो बाकी के शेष क्या बचेंगे, तो बाकी के शेष हमारे बच्चे बचेंगे। तो भाई इससे कर देंगे माइनस, तुम्हारे पहले गांव से हमें ये पता चल जाएगा कि पहले गांव में इतने बच्चे हैं।
समझ गए ना मेरी बात को। तो इससे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 8 4 1220 माइनस कर देंगे इससे। 1220 भैया माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 0, और 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 14 में से 12, यहाँ पे मैंने 4 4 में से 2 गया 2, 280। यानी पहले गांव से हमें टोटल जो बच्चों की जो संख्या मिली वो कितनी मिलेगी, 280। तो ये कितने आ गए भैया, आप कहो सर 280 बच्चे तो हमें ये मिल गए पहले गांव से। जब हमने अपने पहले गांव का सर्वे कर लिया, इसके बाद हम गए दूसरे गांव में। दूसरा गांव है हमारा दोस्तों बी गांव। जब हम दूसरे गांव में सर्वे के लिए गए तो सबसे पहले वहां पर भी जाके यही बात करेंगे कि भाई आपके गांव की जो टोटल जनसंख्या वो कितनी है। तो भाई दूसरे गांव की जो जनसंख्या वो है आपकी 1600। वहाँ के ग्रामीणों से पता चला कि भैया वहाँ की जो जनसंख्या है वो 1600 है। फिर आप कहोगे सर आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर महिलाएं कितनी है और पुरुष संख्या कितनी है। तो वहाँ से पता चला कि जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, 1040। तो ये कितनी होगी, मेल की हो गई, ये आपकी फीमेल की हो गई। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है भाई, आप कह रहे हो कि 1040 है, और महिलाओं की जनसंख्या वो कितनी है भाई, 320 है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी निकल के मिली हमें, 320। तो वहाँ से हमें निकालेंगे टोटल बच्चे। तो बच्चे कितने हो जाएंगे भाई, महिलाओं और पुरुष को जोड़ देंगे और टोटल जनसंख्या से घटा देंगे, जो शेष बचेंगे वो हमारे बच्चे निकल के आ जाएंगे भाई। तो ये कितना है मेरे दोस्त, तो 1040 और 320 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1360। कितना हो गया, 1360। अब इसे 1600 में से 1360 माइनस कर दो। कितना माइनस करना भाई, 1360 माइनस कर दो, जो भी बचेंगे वो हमारे शेष बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 6 3। तो भाई ये कितने बच गए हमारे, 360। अभी हमारे पास कितने हो गए भाई, 360 जनसंख्या बचेगी। तो वो 360 जनसंख्या किसकी है, तो वो है दोस्तों हमारे बच्चों की। कितने की होगी, बच्चे की। यानी कि दूसरे गांव से हमारे 360 बच्चे मिल गए। इसके बाद हमने जब तीसरे गांव का सर्वे किया, तो तीसरा गांव है हमारा सी। तीसरे गांव के सर्वे में करने के लिए हम सी वाले गांव में गए। वहां की हमने जनसंख्या पूछी, तो वहां पता चला कि वहां की जो जनसंख्या वो है 1400। वहां की जनसंख्या कितनी पता चली भाई, 1400। देखो आपके सारी चीज़ें बार ग्राफ में दी गई हैं, ठीक है भाई। इस कहानी के मेथड से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर हम वहाँ से हमने यही पूछेंगे कि भैया यहाँ पे टोटल पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है। जब हमने पूछा कि मेल कैंडिडेट्स वहाँ के 760 है, फीमेल 120 है, सॉरी फीमेल कितनी है, 420 है। यहाँ पर 420 लिखा है भाई, ठीक है। ये कितने हो गए, 760 हो गए, और फीमेल कितनी, यहाँ पे देखो लिखा है वाइट वाला पॉइंट है, ये आपको हो गए 420। तो हमें पता किसका करना है, हमें तो ये बच्चों का पता करना है। तो महिला पुरुष को जोड़ देंगे, तो 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा 80, 1180। 1180 हो गए भाई। इससे घटा देंगे, ये इससे घटा देंगे तुम्हारे बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो ये हटा देंगे इससे 1180, यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 3 में से 1 गया 2, 220 बच्चे। तो 220 बच्चे हमें मिलेंगे सी गांव से। हमें भैया सी गांव से कितने मिलेंगे भाई, 200 बच्चे। अब हमारा अंतिम गांव बचा है कौन सा, तो वो गांव बचा है हमारा डी गांव। कौन सा गांव बचा है मेरी शेर, अब वो बचा है अंतिम और लास्ट है हमारा डी गांव। भाई पहले गांव से 280 बच्चे मिले, दूसरे से 360, तीसरे से 220। अब हम देखेंगे चौथे गांव से हमें कितने बच्चे मिले। तो चौथे गांव की जनसंख्या थी वो थी भाई 1000, और 1000 में से उसमें से 580 मेल थे और 300 फीमेल थे। 580 क्या थे भाई, पुरुष थे, और उसमें से 300 महिलाएं थी। तो वहाँ से बच्चे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से भाई, बड़े ही आसानी से हम वहाँ से निकाल सकते हैं भाई। 8 5 5 3 880। भैया 880 घटा देंगे 1000 में से, तो कितने बचेंगे, तो भाई 1000 में से 880 घटा देंगे तो 120 बच्चे हमें चौथे गांव से मिल गए भाई। चौथे गांव से हमें कितने बच्चे मिल गए भाई, 120 बच्चे। तो हमसे क्या पूछा है कि कुल बच्चों की जनसंख्या, बच्चों की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई हमने देखो हर एक गांव में जाकर बच्चे देख लिए कि भाई हमें इतने इतने बच्चों की जनसंख्या मिल गई। अब हमसे कुल जनसंख्या पूछी, हमसे क्या पूछा मेरे भाई, कुल संख्या हमसे पूछिए, कुल संख्या भाई सबको जोड़ दो। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, इन सबको जोड़ देना है हमें। किसको जोड़ना, इतने इतने को, इतने इतने को जोड़ दो भाई, जितने भी बच्चे हैं भाई सबको जोड़ दो, जो भी होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा, 0 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे यहाँ पर देखो इसको मैं ऊपर जोड़ लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है। 0 0 0 सबको जोड़ दिया, 0 आ गया। 8 2 10 6 16 2 18 की 8, कैरी करेगा 1, 3 2 5 2 7 1 8 1 9, कितना मिलेगा भाई 980। कितना मिला मेरे शेर, तो आप कहोगे सर कितना हमें मिल जाएगा, 980 मिला। क्या 980 ऑप्शन में है नहीं, क्या जोड़ने में कोई दिक्कत हुई है भाई। एक बार फिर से देखेंगे, 0 0 0, ठीक है भाई। 8 और 2 10, और 10 और 6 16। भाई कहीं क्वेश्चन में गलती हुई है क्या, 280 है, ठीक है भाई 280,
भाई कहीं क्वेश्चन में गलती हुई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कहाँ पर गलती हुई है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। गलती जानते हो कहाँ पर? ये हमें जोड़ने में गलती होगी यहाँ पर। ये 360 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1040 और 320 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया हमारा 1360। अब 1600 में से जब 1360 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1600 में से 1360 माइनस करना है हमें। बी वाले गाँव में गलती हो गई थी हमसे। 1360 माइनस करना है तो 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2, 240 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई? 240 कर लेना, ठीक है। ये गलती हो गई थी भाई। अब सबको जोड़ दो भाई। अब सबको जोड़ सकते हैं भाई, तो सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, 8, 4, 12 और 12 और 2 14, 2 16 की 6। तो ठीक है, 16 की 6 कैरी करेगा 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 8 और एक कैरी करेगा 9। तो कितने आ गए भाई? सॉरी, कितना था ये भाई? ये 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और एक कैरी करेगा 8। 860 आएगा भाई। कितना आएगा? 860। भाई जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी जल्दबाजी में भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया मेरे भाई? आपको सर 860 बच्चे निकल के आएंगे। यही उस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन था आसान, है ना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। समझ गए ना भाई? थोड़ा सा टाइम टेकिंग और कैलकुलेशन क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। क्लियर? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न दिए गए आरेख में 3 वर्षों में एक कंपनी द्वारा किए गए कंप्यूटर के कुल उत्पादन के निर्यात हजारों में दर्शाया गया है। दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा किया गया औसत निर्यात। भाई देखो मैंने एवरेज चैप्टर आपको पढ़ाया था कि औसत निर्यात ज्ञात कीजिए। हमसे औसत पूछा है भाई। क्या पूछा है मेरे दोस्त? औसत पूछा है, ठीक है। तो औसत क्या है? ये औसत जो है ये हमसे पूछा है 3 वर्षों का। 3 वर्षों का क्या पूछा है? औसत निर्यात। तो हम 3 सालों में ये देखेंगे किसका इसका जो औसत है वो इसने कितना निर्यात किया है 3 सालों में, ठीक है। यहाँ पर देखो साल भी आपको दर्शाए गए हैं, कितने हैं? 2019, 2020 और 2021 में। समझ रहे ना मेरी बात? यहाँ पे आप देखो ये 13 है, 2019 में 13 और 11, 2020 में 15, 14 और 2021 में 9 और 5 में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि उत्पादन हज़ारों में, निर्यात हज़ारों में, उत्पादन और निर्यात हज़ारों में, ठीक है भाई। जो आपका जो यहाँ पे से इसको मैं थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं कलर्ड कर देता हूँ। ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, ये ब्लैक वाला जो पॉइंट रहेगा ये आपका रहेगा 1000 का, ठीक है भाई। ये है प्रोडक्शन, ये हमारा क्या है? प्रोडक्शन हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है भाई। ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रोडक्शन होंगे। इसको भाई ऐसे कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, इस प्रकार से। ये हमारा प्रोडक्शन हो गया ये वाला, और बाकी का जो वाइट रहेगा ये हमारा एक्सपोर्ट वाला रहेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी कि उत्पादन है ये हमारा, और ये हमारा निर्यात है। वाइट वाला क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। ऐसा ही रखो भाई, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ऐसा ही बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जानते हो क्या? इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो दिमाग ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है, इसी प्रश्न में छिपा हुआ। वो जानते हो क्या है? वो यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है उत्पादन हजारों में। उत्पादन हजारों में का मतलब है कि ये जो उत्पादन आप देख रहे हो यहाँ पर जो 13 लिखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा है प्रोडक्ट। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन। ये जो 13 है, ये 13 का मतलब है 13,000। अब जो हमारा ये व्हाइट वाला ये 11 लिखा है, ये क्या? हमारा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट यानी कि हमारा निर्यात, और वो भी किस में? 1000, यानी कि ये भी हजारों में है। यानी कि जो आपको जो 13, 11, 15, 14, 9, 5 दिख रहा है ना, ये 13, 11 मामूली अंक नहीं है, ये हजार है। यानी कि 13,000 लिखा है, ये 11,000 है, ये 15,000, ये 14,000, ये 9,000, ये 5,000। बात समझ में आई या नहीं? बस आपको इतना समझना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात बोल रहा है कि उत्पादन हजारों में है, तो हमें क्या बताना है? हमें तो भैया इनका औसत निर्यात निकालना है। हमें इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। हमें भैया इनसे कोई मतलब नहीं है। किससे? हमें यहाँ किससे किससे मतलब नहीं है। हमें ना तो 13 से मतलब है, ना 15 से मतलब है, ना 9 से मतलब है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा प्रोडक्ट है। ये तो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। हमें मतलब किससे है भाई? हमें मतलब है इस रेड वाले पॉइंट से। 11 से मतलब है, 14 से मतलब है, और 5 से मतलब है। ये क्या है? ये हमारी निर्यात वाली चीज़ है।
तो हमने निर्यात कुल कितने वर्षों में किया भाई? औसत क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। यही तो मैंने एवरेज में पढ़ाया था। तो टोटल संख्या कितनी है भाई? 3 साल का निकालने, टोटल हमारा रहेगा 3, बटे में लग देंगे 3, और कुल अंकों का योग, कुल संख्याओं का योग भाई ये 11,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11,000 है, प्लस ये मेरा कितना है ये मेरा एक्सपोर्ट कितना है? मेरा निर्यात 14,000 का है भाई। 14 है, लेकिन ये कैसा है? हजारों में है। क्वेश्चन में देखो बोला, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, बस क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये कितना है? 5 है, तो ये हो गया 5,000। ये हो गया भैया 5,000। तो सबको जोड़ दो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा भाई। 11,000, 14,000, 5,000, तो 11 5 कितना हो जाएगा? 16,000। 16 4 20 10 30, यानी कि हमारा टोटल जो निर्यात हुआ वो कितना हुआ? 30,000 का निर्यात हुआ है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो हमसे क्या पूछा है? तो पूछा है कि औसत निर्यात ज्ञात कीजिए। तो कितना औसत होगा भाई? एक बार कट जाएगा, तो कितना आ गया? तो आपको सर ये आ गया 10,000। कितना आ गया मेरे सिर? 10,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया मेरे भाई? आपको सर ऑप्शन नंबर है 10,000। बस इतना इस क्वेश्चन में था। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि निम्न दंड आरेख में एक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 100 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि जो पास होने वाली विद्यार्थी हैं उनका प्रतिशत कितना है? हमें भैया पास वालों को बताना है कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, हमें फेल वालों का नहीं। भाई आप एक बात बताओ, जब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो फेल वाले ऑटोमेटिक निकाल लोगे। यदि मैं आपको बता दूं भाई इतने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, तो बाकी का आप ऑटोमेटिक बता दो कि भैया इतने परसेंट पास हो गए, इतने फेल वाले ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। या तो फेल वाले पता चले जाएं, या तो फिर पास वाले निकल के आ जाएंगे ऑटोमेटिक। यानी एक का निकाल लो भाई, हमें बताना किसका है? पास वालों का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लासें हैं 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लासें हैं। हमें कक्षा का क्या बताना है? हमें बताना है उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं भाई? टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 100। प्रत्येक कक्षा में 100 है भाई। ये टोटल स्टूडेंट, चार देखो कक्षाएं कितनी है? एक कक्षा ये है, 2 3 4। टोटल कक्षाएं कितनी है? आप कहोगे सर 4 कक्षा है। और इसमें बोला कि प्रत्येक कक्षा में, शब्दों का गौर करेंगे मेरे भाई, प्रत्येक कक्षा में। जब एक कक्षा में 100 है तो 4 कक्षाओं में कितने बच्चे होंगे? आप कहोगे सर जब एक में 100 है तो 4 में 400 हो जाएंगे। बोलो यस या नो, बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे कि कुल स्टूडेंट यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हो गए भाई? जब एक कक्षा में 100 हैं तो भाई कक्षाएं कितनी है? 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 4 क्लासें हैं। तो चारों क्लासों के बच्चे मिलाकर कितने बच्चे हो गए? 400। अब हमारे पास 400 स्टूडेंट का एक स्कूल है, 6 7 8 9 वाले बच्चों का। अब इसमें से पूछ रहा है कि अब इन 400 बच्चों में से हमें बताना है कि कितने इस परसेंट जो है स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो चीज़ें, यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड। देखो मुझे तो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ना चीज़ें दिखाई दे, तो आप लोग थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ब्लैक वाला बार दिखाई दे रहा है ग्राफ, ये आपका पास वालों का है। और जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये आपके फेल स्टूडेंट है। ठीक है, जो आपका जो ब्लैक कलर का, जो ग्रे कलर का आपको जो बार दिखाई दे रहा है, जो डार्क है, वो आपके पास वाले स्टूडेंट है। और जो व्हाइट वाला बार ग्राफ दिख रहा है, ये आपके फेल वाले स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है? आप कहोगे सर हमें तो पास वालों का निकालना है। हम चाहें तो फेल वालों को भी रख के यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूछा जिसका जाए, हमें उसका ही निकालना है। तो ये पास वाले पूछे तो पास वाले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पास स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी पास हो गए हैं ना, हमें उनकी संख्या को निकालना है। तो ये पास स्टूडेंट निकाल लेंगे। तो भैया ब्लैक वाले सारी संख्या लिख लेंगे। तो पास वाले कितने हैं? 85 हैं। 85 बच्चे कक्षा 6 से पास हो गए भाई, 85 लिख लेंगे यहाँ पे। प्लस 60 बच्चे 7वीं क्लास से पास हो गए। और 8वीं क्लास से 55 बच्चे पास हो गए भाई। कितने बच्चे? 55 बच्चे पास हो गए। 9वीं क्लास से यहाँ से 40 बच्चे ये पास हो गए भाई, 40 बच्चे ये। तो टोटल पास स्टूडेंट वाली कितने हो गए भाई? 85 60 55 40 सबको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 10 और यहाँ पे 0, 8 6 14 5 19 4 24, 8 6 14 5 19 4 और 1
कितना हो जाएगा, हासिल का 24, यानी कि 240 आ गया भाई। कितना आ गया, 240। ये 240 क्या निकल के आ गए, ये तो आ गए पास वाले, ये तो हो गए पास वाले। तो भाई अब पास वाले आपको पता है तो बस निकाल लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमें फेल वालों को नहीं निकालना है, ठीक है, नहीं तो आप फेल वालों को भी जोड़ो। नहीं, कुल विद्यार्थी कितने थे, 400, जिसमें से भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई, 400 है ना टोटल विद्यार्थी, जिसमें से पास कितने हो गए, 240। जब 240 पास हो गए कितने में से, 400 में से, तो कितने परसेंट पास हो गए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा कर दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट दिया, 4 छिंग 24, 1 जीरो, यानी कि आंसर कितना आ गया भाई, 60% स्टूडेंट पास हो गए। तो पास वाले कितने आ गए भैया, 60% पास हो गए हैं। जब 60% पास हो गए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 60%। जब 60% पास हुए तो फेल कितने हो गए, 40%, निकल के आ गया फेल वाला। तो हमसे तो पूछा था भाई पास वाले, तो पास वाले कितने हैं, 60% स्टूडेंट पास हो गए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया भैया, रेशियो पूछ लिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख में दो क्रमागत वर्ष है, एक तो 2018, 2019। जो आपको डार्क बार दिखाई दे रहा है, जो ग्रे कलर का डार्क ग्रे कलर है, वो आपका 2018 वाला है, और जो व्हाइट वाला है बार ग्राफ बना, वो 2019 को दर्शा रहा है। इसमें कंपनी के 5 स्टोर हैं, S1, S2, S3, S4, S5, ये 5 स्टोर हैं, जिनको सेल फोन की बिक्री 1000 संख्या में दर्शाया गया। यहाँ पे जितने भी आपको ये अंक दिख रहे हैं वो किस में है, हजारों में है। तो दोनों वर्षों में हमें किसका बताना है, S3 का, S3 की कुल बिक्री और स्टोर S1 की कुल बिक्री का रेशियो। हमें किससे किससे मतलब है, हमें भाई S3 के स्टोर से मतलब है और S1 के स्टोर से मतलब है, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें 2018 का भी बताना है रेशियो और 2019 का भी रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि 2018 और 2019 में S3 की कुल बिक्री कितनी हुई है, किसकी, S3 की कुल बिक्री। क्यों, क्योंकि दोनों वर्षों में S3 की कुल बिक्री पूछी है ना, तो दोनों वर्षों को उठा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आऊँगा S3 के पास, किसके पास, S3 के पास चलता हूँ, और दोनों वर्षों का निकालो। तो 2018 का भी निकाल दो, 2019, यानी इनको जोड़ देंगे तो 100 ये है, 60 ये, तो 100 और 60 कितना हो गया आपको, 100 इसका है, 60 इसका है, तो ये कितना हो गया भाई, 160 हो गया। यानी कि S3 ने 2018 और 2019 में दोनों सालों में मिलकर उसने 160 की बिक्री की। अब हम बात करेंगे S1 की, किसकी बात करेंगे, S1 की। S1 ने कितनी बिक्री की है दोनों सालों में, तो भैया 60 बिक्री ये, 40 बिक्री ये, तो भाई इसने टोटल जो बिक्री की है वो कितनी की है, तो आपको 100 की बिक्री S1 ने की है। कितने की बिक्री की मेरी शेर, आपको 100 की बिक्री किसने की है, 2018-19 को मिलाकर S1 ने दोनों सालों में इतने की बिक्री की है। सबका रेशियो आपके सामने दिया गया भाई, हमसे पूछा किसका था, S3 और S1 का रेशियो कितना है, बिक्री अनुपात। किसका किसका पूछा भाई, S3 रेशियो, S1 का रेशियो पूछा है। S3 का कितना है मेरे दोस्त, 160 है, अनुपात S1 का कितना है भाई, 100 है। भाई इनको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, तो कितना रेशियो आ गया मेरे भाई, आपको सर 8:5 का रेशियो आ गया। बताओ ये क्वेश्चन भाई आसान है या कठिन है, अब आप लोग बताओ। आपको सर ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है सर, पढ़ने में थोड़ा समय लगता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन समझ लो आएंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा एग्जामिनर। ये देखो बार ग्राफ की मैं कंडीशन बता रहा हूँ, तो भाई आपको एक नॉलेज यहाँ से ये मिल जाएगी कि सर बार ग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए ना मेरी बात को। तो भाई बार ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आपके 3 टाइप्स और बचे हैं, वो भी हम कराएंगे भाई, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक निर्देश दिया गया, आपको वो ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी बार ग्राफ पर आधारित होंगे मेरे दोस्त। बात समझ रहे हो ना, कि जो क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक के जो क्वेश्चन अब मैं करने वाला हूं वो इसी बार ग्राफ पर आधारित होंगे। यानी कि जो ये बार ग्राफ है वो 6 का भी रहेगा, 7 का भी रहेगा, 8 का भी रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा उनमें पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर दिए गए चार्ट में विभिन्न मिठाइयाँ हैं, S1, S2, S3 से लेकर S7 तक के नाम दिए गए हैं, और इसमें चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।
यानी कि जितना ये परसेंटेज लिखा है ना 23, 52, 16, 18, 22, 25, 19, ये क्या है, ये इनका कुल वजन है, कुल वेट है जो कि परसेंटेज में दिया गया है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला क्या है कि मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है। भाई S4 के पास चलो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, केवल S4 से मतलब है। तो S4 भैया ये रहा, कह रहा है कि S4 का जो वजन है ना वो कुल 150 ग्राम है। भाई क्वेश्चन में जो हमारा बार ग्राफ है इसमें 18% दिखा रहा है वजन। क्यों? क्योंकि कुल वजन प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, पहली ही बात मैं आपको बता दूं, भाई क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इसका वजन जो है ना S4 वाली जो मिठाई है इसका वजन 18% है। आप कह रहे हो नहीं सर इसका वजन कुल 150 ग्राम है, यानी कि 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 150 ग्राम। 18% की वैल्यू 150 ग्राम है भैया। हमसे पूछिए कि S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। भाई 18% की वैल्यू 150 है तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, तो आप क्या कहोगे सर, ये हो जाएगा कितना, 18% कितने बराबर किसके, 150 के। तो जो 150 किलोग्राम की जो चीनी है ना, 150 किलोग्राम की चीनी, या फिर ऐसे कर लो भाई 18% आपका इसका वेट आया है, लेकिन आपकी जो S4 का कुल वजन कितना है भाई, वो कितना है, 150 किलोग्राम। और इसका कितना है भाई, 18%। 18% है ना, तो भाई बटे में कितना आ जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए इसमें कर देंगे 100, क्योंकि चीनी की मात्रा पूछिए भाई, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 25 चौको 100, 25 छिक्का 150, 2 दूनी 4 और 2 निम 18, 9 छिक्का कितना आ जाएगा 54, और 54 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 से काट देंगे 27 दूनी 54, तो कितना आ गया भाई 27 किलोग्राम। ये क्या आ गई भैया, चीनी की मात्रा। S4 में चीनी की मात्रा कितनी है, 27 किलोग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, बस इतना था, हमें चीनी की मात्रा निकालनी थी। तो भैया S4 का वजन 150 था, वो कह रहा नहीं 18%, तो 100 150 बराबर इंटू 18 बटे कर दिया 100, आंसर आ गया भाई 27 किलोग्राम। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन इसी बार ग्राफ पर आधारित होगा। भाई देखो मैंने हर एक क्वेश्चन का जो स्लाइड मैंने तैयार किया है ना भाई, वो आपके उसी क्वेश्चन में तुरंत बार ग्राफ लगा दिया। यदि मैं इसमें केवल क्वेश्चन लगा देता तो फिर मुझे यहाँ से बैक साइड जाना पड़ता, मैं फिर बार ग्राफ को देखता, इसलिए वही बार ग्राफ मैंने फिर से यहाँ पर स्लाइड में ऐड कर रखा है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें बोला कि मिठाई S5 और S3 का। अब मैं बात किसकी करूंगा, S5 की और S3 की। S5 और S3 का जो संयुक्त वजन है वो मिलाकर 300 किलोग्राम है। भैया मैंने S5 को और S3 का टोटल जो वेट किया ना, उसका जो वजन मुझे मिला है वो मिला है 300 किलोग्राम। और इन दोनों मिठाइयों में मिलाकर इस्तेमाल की गई चीनी की कुल मात्रा कितनी है। भाई चीनी की कुल मात्रा कितनी, आप हमें एक बात बताओ, S3 का कितना है 16%, S5 का कितना है भाई 22%, S5 का कितना है 22%। आपको तो संयुक्त वजन दे दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि कौन सी मिठाई का कितना वजन है। क्या आपको क्वेश्चन में ये बात कहीं पर बताई गई या नहीं? अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसका हमें वजन देखो बताया गया था कि S4 का कुल वजन इतने किलोग्राम है, और इस मिठाई S4 में इसमें कितनी प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। इसमें देखो क्या हमसे पूछा गया था, तो भाई इसमें देखो 18% था, इसका कितना था भाई 150 था। लेकिन हमें कहीं पर भी इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि भाई S5 का इतना है, S3 का इतना है, लेकिन इसमें टोटल कर दिया, एक शब्द दे दिया संयुक्त वजन, यानी कि S5 और S3 को कुल वजन दे दिया हमें 300 किलोग्राम। ठीक है भाई, इसका संयुक्त वजन दिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में यह नहीं बताई गई है कि भैया S5 का वजन इतने किलोग्राम है और S3 का वजन इतने किलोग्राम है। तो आप उसमें चीनी की मात्रा कैसे बता सकते हैं भाई? कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप इसमें चीनी की मात्रा बता दो। क्यों? अब देखो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर बता तो सकते हैं, इसमें 300 किलोग्राम है, इसको भी हम जोड़ देंगे, तो भाई ये गलत हो जाएगा। तो आप ये थोड़ी बता पाओगे कि भाई इसमें से S5 में कितनी चीनी थी, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि S3 में कितनी चीनी की मात्रा, तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको S5 और S3 की एग्जैक्ट जो है मात्रा जो है वजन है उनका नहीं पता है। क्यों? इनको दोनों को संयुक्त दे दिया मिला के। अब भाई S5 ज़्यादा हो सकता है, S3 कम हो सकता है, या S3 ज़्यादा हो सकता है, S5 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी कि इसका सिंपल सा जवाब होगा कि भाई निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? यदि मैं इसका कारण पूछूंगा कि क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता है, तो आप यही कहोगे कि सर S5 S3 का हमें संयुक्त वजन दिया गया है, हमें इसका
एग्जैक्ट वजन मिठाई का नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, इससे आसान नहीं है कुछ भी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्योंकि इस वैसे जो बार ग्राफ से हम दोस्तों 8 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। अब 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि मिठाई S3 का कुल वजन इतना है और मिठाई S3, भाई ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये जैसा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया था ना भाई, वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें S4 की पूछी थी, इसमें S3 का पूछी। तो देखो S3 कहाँ है, S3 ये रहा आपका। S3 का कितना 16%, ये कितना अभी दे रहा है, ये दे रहा है 450, और ये कितना दे रहा है 16%। तो बस गुणा कर दो 16 और बटे में लगा दो इसके 100, बटे में इसके लगा दो 100, बस कैलकुलेट कर लो, S3 में चीनी की मात्रा आ जाएगी। अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा, क्यों? क्योंकि S3 का आपको एग्जैक्ट वजन पता है कि ये 450 ग्राम का वजन है मिठाई का, 450 ग्राम की वजन की मिठाई है, तो आपने एग्जैक्ट चीनी की मात्रा निकाल दी। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, उसमें एग्जैक्ट वजन ही मुझे पता नहीं था, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5 से कट गया 5 ने 45 और 9 अट्ठे 72 किलोग्राम। तो भाई इसमें चीनी का वेटेज कितना हो गया, तो 72 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिएगा, तो यहाँ से दोस्तों हमारे 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से और 10 तक के क्वेश्चन। इसमें हम दोस्तों डिस्कस करेंगे एक ही बार ग्राफ से। इसमें आपको एक बार चार्ट दिया है जिसमें आपको 7 वर्ष दिए गए, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 के क्रम में। और यहाँ पर बोला कि व्यय में राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। वही देखो Y1 Y1 से लेकर Y7 तक के 7 ईयर दिए गए हैं, ठीक है। अब एक बात करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक हुआ? भाई आपके पास टोटल 7 वर्ष हैं, टोटल 7 वर्ष हैं, सबके नाम लिखे हैं Y1 Y2 Y से लेकर Y7 तक। अब इन 7 वर्षों में से किस वर्ष में हमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ, ये आपको बताना है। आप लोग कोशिश करेंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर देने के बारे में। बताइएगा, हमसे क्या पूछा भाई, लाभ पूछा। आप एक बात बताओ, आप लोग हमें एक बात बताओ, आप लोग हमें एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में जो अभी आपने पढ़ा नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y2 Y7 तक के लिए व्यय में, यानी व्यय यानी कि खर्च में राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है, क्या इस क्वेश्चन में लाभ की बात की गई है? पहले तो आप हमें ये बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लाभ की बात की गई? भैया इतने का लाभ यहाँ हो रहा है, भाई पहले वर्ष में इतने का लाभ हुआ, दूसरे वर्ष में थोड़ी हानि होगी, तीसरे वर्ष में ये लाभ हो गया, क्या क्वेश्चन में कहीं बोला है? जब आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है लाभ के बारे में, तो भाई इसका आंसर हम कैसे बता सकते हैं? बताओ, आप लोग बता सकते हो भाई? कोई बता सकता है कि भाई Y5 में इतना लाभ हुआ है, Y6 में इतना लाभ हुआ? भाई ये तो पॉइंट में तो वो तो हमें व्यय राजस्व दिखा रहा है, राजस्व का खर्च दिखा रहा है, लाभ थोड़ी दिखा रहा है। जब लाभ क्वेश्चन में ही नहीं दिया है तो हम आंसर कहाँ से ला देंगे भाई? तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है भाई C&D, यानी कि कैन नॉट डिफाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। भाई इस क्वेश्चन को आप आंसर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ये जानकारी, लाभ के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये भाई बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये तो आसान बन गया। अब इसी का देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी बार ग्राफ पर आधारित। लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है? लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है? अब इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है। अब ये मत कहना कि सर लाभ नहीं दिया तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, ये मत कह देना। अब इस क्वेश्चन को पहले समझो। अब इसमें ये समझो कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, और इसमें क्या पूछा था, लाभ। इसमें लाभ पूछा है कि लाभ किस में ज़्यादा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये खर्चों का अनुपात दिया गया है पॉइंट में 0.75 0.96, ये तो खर्च का दिया, लाभ का तो दिया नहीं, तो इसका हमने कर दिया, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या पूछा कि जो लाभ हुआ है ना, जिसको भी जो भी लाभ हुआ होगा, जिस वर्ष में जितना भी लाभ हुआ होगा, वो किस वर्ष के लिए न्यूनतम लाभ होगा। भाई आप एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ, आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना लाभ कम होगा। जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट है, आपने 100 रुपए में से
₹80 खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचे? मात्र ₹20 ही तो बचे। आपके पास 20 ही रुपये बचे, यानी कि आपने जो लाभ प्रतिशत था वो आपका था 100 का। टोटल जो आपके पास नोट कितने थे? 100। 100 में से 80 खर्च कर दिए तो न्यूनतम आपके पास कितना बचा? न्यूनतम बचा मात्र ₹20। बस वही तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत। तो सबसे ज़्यादा लाभ किस में हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा देखो इसमें क्या पूछा था भाई कि किस लाभ सबसे अधिक था किस वर्ष में? तो भाई इसमें तो एग्जैक्ट है नहीं, क्योंकि लाभ हमें पता ही नहीं है किस वर्ष में, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो लाभ प्रतिशत है, भाई जिसने सबसे ज़्यादा खर्च किया होगा उसको लाभ उतना ही कम हुआ होगा। भाई उसको लाभ ही नहीं मिल पाया, उसने तो सारा खर्च कर दिया, तो उसको बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो देखो सबसे ज़्यादा व्यय कौन कर रहा है? भाई ये देखो Y1 को देखो 80 कर रहा है, Y2 0.75, Y3 84, Y4 90। तो सबसे ज़्यादा कर रहा है Y7। Y7 कितना कर रहा है? 0.96 खर्च कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा खर्च करेगा उसका लाभ कैसा होगा? उतना ही कम होगा। तो पूछा है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा करेगा उसको लाभ कम होगा। तो कौन कर रहा है भाई? Y7 कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा Y7। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये इसमें ये नहीं पूछा कि किसको लाभ ज़्यादा हो रहा। भाई खर्च यहाँ पे तो खर्चे दिए गए हैं, तो जो खर्च कौन कर रहा है भाई? Y7 ज़्यादा कर रहा है, तो लाभ किसको कम मिलेगा? लाभ इसी को कम मिलेगा। तो Y7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि Y7 में ही सबसे कम लाभ होगा। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए 11 से 13 तक के क्वेश्चन आपके एक ही बार ग्राफ से डिस्कस करेंगे। नीचे दिए गए बार चार्ट में 2009 से 2013 के वर्षों में के लिए एक देश के कॉफ़ी के वार्षिक उत्पादन 1000 टन को दर्शाया गया है। ठीक है भाई, 2009 से लेकर 2013 तक के वर्ष दिए गए हैं, और यहाँ पर जो उत्पादन हुआ है वो आपका टन में दर्शाया गया है कि यहाँ पर 800 टन 1000 टन को दर्शाया गया है। ठीक है, वार्षिक उत्पादन। ठीक है, ये 800 टन, ये 1200, ये 1500, 1800, 2000। अब क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन में बोला कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में कॉफ़ी के उत्पादन में कुल कितने % की वृद्धि हुई? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज तो भैया मैंने आपको इतने अच्छे से कंप्लीट कराया है ना भाई, मैंने जो आपको परसेंटेज पढ़ाया है ना भाई, आप लोगों ने इस परसेंटेज वाली जो वीडियो है ना उस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया भाई। इसके लिए आपको सैल्यूट है भाई। आप लोगों ने इतना ज़्यादा उस क्लास को सबसे ज़्यादा लाइक किया, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इस क्लास को सपोर्ट किया भाई, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर करा रखी हैं। यदि आप लोग हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हो ना तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आना चाहिए, सेकंडों में, बिना कॉपी पेन के। भाई देखो 2010 की तुलना और 2011 की तुलना कर रहा है ना, तो भाई 2010 ये रहा, 2011 ये रहा। भाई 2010 में कितना था? 1200। 2011 में कितना था भाई? 1500। हमसे पूछा है कि किसमें कितने % की वृद्धि हुई। भाई 2010 की तुलना में 2011 में कॉफ़ी के उत्पादन में कुल कितने % की वृद्धि हुई? भाई 2010 में कितनी कर रहे थे भाई? यहाँ पर एक तरफ लिख लो ईयर, भाई 2010 लिख लो इधर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और इधर लिख लो आप 2011। ठीक है भाई, 2010 में आपने कितने % किया भाई? आप कह रहे हो 2010 में आपने कितने % किया? भाई मैंने 2010 में 1200 रुपये किए, 1200 मान लो, 1200 टन का। और 2011 में मैंने कितना किया भाई? 1500। 2011 में कितना किया? 1500। भाई कितना ज़्यादा आपने किया भाई? आप कह रहे हो मैंने तो इससे 300 ज़्यादा कर दिया। किससे? इस 1200 से, यानी कि 2010 से मैंने 300 ज़्यादा कर दिया 2011 में। किससे भैया? 1200 से। 1200 से ज़्यादा कर दिया भाई। परसेंटेज के लिए गुणा कर दो 100 की, कैलकुलेट कर लेंगे 0 से 0, और 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12। 100 है तो 100 से काट देंगे इसको, 25 बार कट जाएगा, तो कितना आ गया भाई? 25%। कितना आ गया मेरे दोस्त? 25% आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो भाई 25% की वृद्धि हो गई है 2010 से 2011 तक। कितने की वृद्धि हुई? 25% की। बोलो बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? बात समझ में आ गई? तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन इसी बार ग्राफ पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसी बार ग्राफ पर आधारित है कि 2011 के लिए उत्पादन वर्ष 2009 से 9 के लिए उत्पादन का कितने % है? भैया उत्पादन का कितने % है? उत्पादन का पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 किसका पूछा? 2011 का, और किसका? 2009 का। 2009 का कितना है? 800 है। 2011 का कितना है? 1500। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 2009 का कितना है? 800, और 2011 का कितना है भाई? 1500। क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 2011 के लिए उत्पादन वर्ष, 2011 का उत्पादन वर्ष 2009 के उत्पादन का, जिसका पूछा है
उसको लिखेंगे नीचे। किसका पूछा? 2011 के लिए पूछा, तो 2011 का कितना भाई? 800 है। और किससे पूछा? 2009 के लिए। किसके लिए पूछा? 2009 के लिए। जिसके लिए पूछा है उसको लिखेंगे सबसे ऊपर, और जिससे पूछा उसको लिखेंगे नीचे। किसके लिए पूछा है? 2009 के लिए। कितना है भाई? 2009 का 1500 है, और 2011 के लिए कितना है? 800 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 का भाई भाग देंगे इसमें 15 में, कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 70 हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 0.85 40। 187.5% है क्या ऑप्शन में भाई? आप कहोगे जी भैया ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई क्या पूछा था? 2011 के लिए पूछा। 2011 के लिए उत्पादन वर्ष 2009 के लिए उत्पादन का कितना परसेंट है? तो जिसके लिए पूछा 2011 के लिए पूछा था उत्पादन वर्ष 2009 के लिए उत्पादन का, तो भाई जिसके लिए पूछा था 2009 के लिए उसको लिख दिया, 11 को लिख दिया ऊपर, 9 को लिख दिया नीचे, और बस परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देंगे भाई। सिंपल सा था भाई, सिंपल सा था भाई, बिल्कुल सही जवाब आ गया 187.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसी का 13वां क्वेश्चन है भाई, इसी बार ग्राफ पर आधारित है। 2009 से 2011 तक कॉफी का औसत, भैया औसत क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। हमसे क्या पूछा भैया? एवरेज। हमसे क्या पूछा मेरे दोस्त? हमसे पूछा इसका एवरेज। किसका? 2009 से 11। भैया 2009 से लेकर 2011 तक का। भैया 2009 से लेकर 11 तक, यानी 9 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा। 9 का कितना है भाई? 800। 10 का कितना है? 1200। 11 का कितना है? 1500। भाई तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 800, 1200, 1500 सबको जोड़ दो। 12 8 20, 10 30, 5 3500। भाई कितना हो गया भाई? 3500। कितने वर्षों का है? कुल समय कितना है? 3 साल का है। 9 10 11। भाई 3 से भाग दे देंगे, जो भी होगा फाइनली आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 से काट देंगे, 3 छंग 18, फिर से आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर से जाएगा 3 छंग 18, फिर से 2 जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर से हो जाएगा 3 छंग 18, तो 1166.6, यानी कि 7 आ गया। यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 1166.67। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक आपको 13 तक के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आज की यदि मैं बात करता हूँ बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ का ऐसा कोई भी क्वेश्चन इतना मतलब टफ नहीं कह सकते कि जो आपको समझ में ना आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक के क्वेश्चन जो है अब हम आपसे डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। आज के जो बार ग्राफ के क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन लेकर आए हो ना भी, 17 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। आप इसको कठिन क्वेश्चन नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन तो कतई भी नहीं कह सकते हो, कतई नहीं कह सकते हो भाई मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर दें। 14, 15, 16, 17, यानी कि आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, ये देखो SSCGD 2013 में आया था PYQ क्वेश्चन। 90 से लेकर 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब देखो लेवल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेवल बड़ा है। किससे आप पूछा है? 90 से लेकर 100 तक। भाई देखो ये आपका 10 है, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये आपका 100, ठीक है। हमसे पूछा है 90 से 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? भाई आप बताओ, 90 से लेकर 100, 90 से लेकर 100 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? भाई 90 + 10 100 होता है, तो विद्यार्थी कितने होंगे भैया? 10 विद्यार्थी होंगे। भाई कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो, बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ दिया। ऑप्शन नंबर ए पे लगा दो ना भाई, क्या दिक्कत है? भाई 90 से लेकर 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? भाई 90 से 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? भाई 90 से देखो 100 के बीच कितने विद्यार्थी हैं? भाई कितने विद्यार्थी? भाई 10 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 90 से 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होंगे। भाई बात समझ में आ गई? भाई देखो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ से देखो 10 से कितना है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, से 60, फिर 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, सब में 10 10 जा रहा है। तो यहाँ से आप चाहो तो ऐसे देखो, यहाँ से देखो ये वाली जो बार ग्राफ की जो लाइन खींची, यहाँ से देखो सीधी लाइन, ये सीधी लाइन किस पर आ रही है? 10 पर आ रही है। यदि मैं इस लाइन को सीधा कर दूंगा ना, तो ये वाली लाइन है जो यहाँ पर कितने पर आ रही है? 10 पे। ठीक उसी प्रकार से जो ऊपर वाली लाइन है वो 20 पे जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ है। तो ये देखो यहाँ से 100 से देखो कहाँ पर जा रही है? 10 पे। तो 90 और 100 के बीच में कितना आ रहा है? भाई 10 का आ रहा है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोला कि अधिकतम विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित में से किसके बीच है। यानी अधिकतम विद्यार्थियों के जो अंक है ना वो किनके बीच में है। 30 से 40 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में है, 50 से 60 के बीच में, या 80 से 90 के बीच में। हमसे दोस्तों पूछा है कि अधिकतम विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। भाई अधिकतम विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। भाई देखो सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली है। तो इसका कितना है भाई, इसका कितना है भाई 50 है। ये वाले कितना है 50 है, तो ये तो हो गया भाई 50। इसके बाद कौन सी बड़ी है भाई, इसके बाद आ रही है ये वाली, तो ये कितने पे है 60 पे, तो ये होगी 50 से 60। आप कहोगे सर ये भी तो है, ये वाली भी तो है, क्योंकि ये इसके बराबर है। भाई आप कहोगे सर ये वाली भी तो हो सकती है, ये इसके बराबर है, तो ये किस पर है, ये वाली आपकी आ गई है किस पर 30 पर। ये किस पे आ गई है 30 पर, तो ये 50 से 30 भी हो सकती है भाई। लेकिन 50 से 30 ऑप्शन में है नहीं, जब ये ऑप्शन में है नहीं तो ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन में होगा, जो होगा भाई आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 60 के बीच। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो 30 वाली जो लाइन है और ये आपकी जो 70 वाली लाइन है ना, सॉरी 60 वाली लाइन है, ये 60 और ये 30 वाली, ये कैसी है भाई, ये तो यहाँ से कैसी लग रही है भाई, बराबर लग रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इसलिए क्या होगी 50 से 60 वाला होगा, क्योंकि 50 से 30 वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं तो ये आंसर होगा, क्या कहोगे सर 50 से 60 के बीच में। बात समझ में आ गई, जो 50 से 60 के जो बीच में होगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा आगे चलता हूँ भाई। आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 50 से 60 के बीच, किसका पूछा भाई, 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले, 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है भाई। कितना पूछा भाई, प्रतिशत पूछा है भाई। 50 से 60, भैया देखो 50 वाले ये रहे, ये 50 की लाइन हो गई और ये 60 की लाइन हो गई। 50 से 60 जो आपके अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई। भाई देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से समझना। कह रहा है कि 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले, तो ये 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक कितने रहे होंगे भाई, यदि मैं आपसे बोलूँ यहाँ से यहाँ तक कितने रहोगे, तो यहाँ से यहाँ तक इस लेवल पर 10 रहे होंगे। यहाँ से यहाँ तक 20 वाले 20 विद्यार्थियों की संख्या यहाँ तक रही होगी। 30 वाले यहाँ तक रहे होंगे, 30 वाले, 40 वाले यहाँ तक रहे होंगे। इसके बाद भाई 50 स्टूडेंट आपके यहाँ होंगे, होंगे या नहीं, और 60 आपके ये वाले होंगे, 60 और ये वाले होंगे। भाई सबको जोड़ दो, 60 ये 10 20 30 40 50 60, भाई 60 तक के ही तो पूछे हैं ना भाई, 50 से 60 तक के अंक। भाई 50 से लेकर 60 तक के अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूरी। भाई लास्ट हमारे कितने हैं, टोटल अंक हमारे कितने हैं भाई, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। भाई टोटल अंक हमारे कितने भाई 60। भाई 50 से लेकर केवल 60 तक का ही पूछा है, तो कहाँ तक का पूछा है, केवल 60 तक का पूछा है भाई। कितना पूछा भाई, केवल 60 तक का पूछा है कि 50 से 60 तक अंक। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितने भाई, कुल विद्यार्थी तो पता होना चाहिए, विद्यार्थियों कुल संख्या कितनी है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर इन्होंने देखो साइड में दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। ये देखो विद्यार्थियों की संख्या लिखी है, विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है भाई, सबको जोड़ देंगे 10 20 30 30 30 कितना हो जाएगा आपका 60 40 100 150 और 60 कितना हो जाएगा 210। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए भाई 210। बात समझ में आ गई। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की, काट देंगे इसको 0 से 0, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ये हो जाएगा आपका भाई 200/7 और भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और कैरी करेगा 4, 4/7 आ जाएगा। तो 28 सही 4/7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। भाई 50 से केवल 60 तक के अंक पूछा था, तो 50 से 60 तक भी अधिकतम अंक कितने हो गए 60 तक हो गए। बटे टोटल स्टूडेंट कितने थे भाई, टोटल स्टूडेंट की संख्या ये लिखी है 10 20 30 40 50 60। भाई सबको जोड़ दो, टोटल विद्यार्थी आ गए 210। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर दिया 100 का, भाग दे दिया भाई, टोटल आ गए इतने परसेंट विद्यार्थियों ने इतने अंक प्राप्त किए। क्लियर। आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। हमसे पूछा कि उन विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है जिन पर यह सर्वेक्षण किया गया है। भाई सर्वेक्षण किस पर किया गया है, भाई आप एक बात बताओ, सर्वेक्षण जो किया गया वो किस पर किया गया, वो सभी स्टूडेंटों पर ही तो किया गया है। भाई जितने स्टूडेंट हैं उन्हीं पर सर्वेक्षण किया गया। तो टोटल स्टूडेंट हमने कितने काउंट किए थे, तो आपको सर 210 काउंट किए। भाई इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, यही तुम्हारे टोटल स्टूडेंट हैं। भाई इन सबको जोड़ दो तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 210 है। तो कितने विद्यार्थियों पर हमने सर्वेक्षण किया,
तो हमने टोटल जो सर्वेक्षण किया वो 210 विद्यार्थियों पर हमने अपना सर्वेक्षण किया। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो दोस्तों मैं आज जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया था ना, वो टोटल मैं आप लोगों के लिए 17 क्वेश्चन लेकर आया था और उम्मीद करता हूँ ये 17 क्वेश्चन अपने आप में बेहद शानदार जानदार क्वेश्चन थे और इनका लेवल भी आप लोगों ने देखा होगा कि सर इतने आसान क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए थे। भाई मुझे तो नहीं लगता कि इतने आसान आए थे। भाई इस बार देख लेना भाई, इससे ज़्यादा जो आपका बार ग्राफ का जो चैप्टर है ना भाई, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन हाई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बार ग्राफ आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में आप लोग हमें कमेंट कर देना किस तरह आपको आज आप लोग बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्त वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। और जैसे ही वीडियो एंड हो जाएगा ठीक वैसे ही आपको इसकी पीडीएफ जो है, आपको जो बोर्ड पीडीएफ जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसका सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। तो इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आज जो है हमारा जो आपका बार ग्राफ वाला जो पार्ट था ये हमारा कंप्लीट होता है और कल से हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा लाइन ग्राफ को हम कल से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, कल से जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे भाई, लाइन ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।